Hello everyone. So this is going to be the last video of geography and your environment for CSE. Okay. In this video we are going to continue with 2022 and we will complete all the PYQs till your CSE 2024. Okay. So the first question of CSE 2022 is among the following crops which one of the is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide. इससे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो चलो बाद में देखेंगे हम. इससे मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने आपको एक चीज बताया था. अगर पहली बात क्या होता है, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में आपको हिंट देता है यूपीएससी, ठीक है. और ये मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे दे के आपको बताया है. फाइन. बट द थिंग इज कि अगर वो साथ साथ में क्वेश्चन हो तो और ज़्यादा उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है. अब इसी पेपर में मैं आपको बताऊंगी, कम से कम 2 क्वेश्चन तो बताऊंगी ऐसे. और आप सीडीएस का पेपर खोल के देखना, जब मैं 2024 अभी जो हुआ है 25 का पेपर एनालिसिस कर रही थी सीडीएस का, तो मैंने क्या देखा कि सेम चीज़ है. एक एरो वाला क्वेश्चन आया है. कोई तो भी एक टर्म है, पूछा कि किसके लिए यूज की जाती थी, तो उसके ऑप्शन में एरो था. और जस्ट उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में एरो का पूछा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में डाल के. सो उसका आंसर भी आई थिंक एरो ही है, ठीक है, अगर मोस्ट प्रोबेबली में जाऊं तो सेम आप यहाँ पे देखिए. उसने बोला है इसमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है जो मिथेन भी निकालेगा और नाइट्रस ऑक्साइड भी. अगर आपको इसमें से नहीं पता है तो कहाँ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही राइस पे पूछा उसने. इसका मतलब राइस हिंट दे रहा है, आंसर इज राइस. सीएसई 2023 का पेपर पकड़ो, वहां पे कॉन्गो वाला क्वेश्चन है, इसी में बताऊंगी मैं आपको. वो उसमें भी सेम था. जब मैंने लगाया था मैंने इसी वजह से लगाया था. एंड इवन वो 2024 में भी कॉन्गो वाला क्वेश्चन आ गया था. अगर आपने 2023 किया होता तो आप इजिली वो मार्क कर देते, है ना. चलिए. सो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन. तो अगर आप राइस इंटेंसिफिकेशन करते हो उससे क्या होता है कि सीड रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, मिथेन प्रोडक्शन भी आपकी कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होती है, ठीक है. सो ऑल आर करेक्ट. देखो, राइस इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो सैपलिंग्स होते हैं, जैसे आपने एक सैपलिंग ली यहाँ पे उगा दी और एक थोड़ी ज़्यादा दूर थोड़ा स्पेस में आपने क्या किया, दूसरा सैपलिंग उगाई. इससे क्या होता है, एक तो इसके रूट्स को डेवलप होने में हेल्प हो जाती है, दूसरा आप दूर दूर लगा रहे हो, है ना, कम लगा रहे हो, बट ईल्ड बढ़ेगी इससे. इससे क्या हो जाएगा, सीड रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, मिथेन प्रोडक्शन भी कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होगा. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट. तो कौन सा है, दैट इज लेक फैग्युविन, जो आपका माली में है, ठीक है. यू शुड नो ऑल द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, जिसमें आपका विक्टोरिया आता है, बाकी के भी आते हैं आपके, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ. फिर आपके पास आता है लेक ओगूटा है. ओगूटा जो है वो फ्रेश वाटर लेक है आपका, ठीक है. देन आपका लेक वोल्टा है, वो भी आपका अफ्रीकन है, ठीक है. लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा आपका क्या है, लेक है, लार्जेस्ट लेक आप बोल सकते हो. वो कौन सा है आपका, अफ्रीका का, दैट इज लेक विक्टोरिया. सो मैं आपको यहां से बता देती हूँ, ये मैंने जो लिखा हुआ है, चलिए यहां से मैं आपको दिखा देती हूँ. तो क्या है इसमें, तो ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा, लेक वोल्टा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, बाय सरफेस एरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. लेक फैग्युविन मैंने आपको बताया माली में है, सहारा डेजर्ट के सर्दर्न एज पे आता है. अगूटा मैंने आपको बता दिया फ्रेश वाटर लेक है, नाइजीरिया में है. और लेक विक्टोरिया भी क्या है आपका, अगर अफ्रीका का देखो तो सबसे बड़ा लेक है, बट अगर पूरे वर्ल्ड में देखो तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर लेक सुपीरियर. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर. देखिए, पेन्नार रिवर बहुत बार रिपीटेडली आपको पूछ रहा था, इसका आंसर वॉज पेन्नार रिवर. आपका काम क्या है, आपका काम है दैट यू शुड नो कि किसका कौन सा ओरिजिन है. लाइक कावेरी मैंने आपको बता दिया था कि ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है. फिर उसके बाद तुंगभद्र कैसे बनती है, तुंग और भद्र के कॉन्फ्लुएंस पे होती है. ओके, फिर उसके बाद पेन्नार क्या कहाँ से होती है, नंदी हिल्स हैं आपकी. नंदी हिल्स कहाँ की है, कर्नाटका की, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है. तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने सब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, ठीक है. सो मंजिरा, एम फॉर महाराष्ट्र आप याद रखना, ठीक है. तो महाराष्ट्र की है. सो ये महाराष्ट्र की है और कौन सी रेंज में आती है, ये बालाघाट रेंज में आती है, ठीक है. तो समझ आ गया आपको, ठीक है. दिस इज डन.
हाँ, अब नामचा बरवा आपको पूछा गया है। नामचा बरवा आपको 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, मतलब सीडीएस में पूछा गया है। तो नामचा बरवा कहाँ पे है? क्या गढ़वाल हिल्स में है? ये तो सबको पता होगा। आप नॉर्मली जब ब्रह्मपुत्र पढ़ते हो, नॉर्मली भी अगर आप क्या करोगे, ब्रह्मपुत्र पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पता है कि वो टर्न लेती है नामचा बरवा से। सो वो कौन से हिमालयाज है? वो आपके अरुणाचल हिमालयाज है, अरुणाचल हिमालयाज है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है तो इसका मतलब कुमाऊं हिमालय से होंगे, तो बिल्कुल सही है। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय। कौन से हिल्स? गारो हिल्स। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, आंसर इज 2 ओनली। अब अभी क्वेश्चन देखिए, उसने बोला है दैट द टर्म लेवांत ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो लेवांत किससे रिलेटेड है? अब उस टाइम का ये क्वेश्चन था, किसी को नहीं पता था लेवांत रीजन के बारे में। बट अगर आपको गैस लेना है या फिर आप थोड़ा बहुत सोचोगे, तो मैंने आपको बताया अगर 2 ऑप्शन सेम सेम चीज के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे भी वो मेडिटेरेनियन पूछ रहा है, यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन पूछ रहा है, मतलब इन दोनों में से आंसर हो सकता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी, अगर कोई भी चीज स्टार्टिंग मतलब सेम चीज से स्टार्ट हो, जैसे रीजन है, रीजन है, रीजन है, तो उनमें से ही आंसर की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। इसका मतलब आंसर ही आ जाएगा आपके पास। समझ आया कि कैसे आप कर सकते थे इस आंसर को? सो जब भी आप लॉजिक लगा रहे हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के आप लॉजिक नहीं लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर लगते हैं? अजरबैजान तो उस साइड आ जाता है, ये तो नहीं लगता है, ना ही किर्गिस्तान लगता है। आंसर इज योर 3, 4 एंड 5। अजरबैजान ही पता होता तो ही आंसर आ जाता आपका। नेक्स्ट इज मोनाजाइट सैंड के बारे में है। क्या ये सोर्स है रेयर अर्थ का? बिल्कुल सही। अब जब उसने बोल ही दिया कि थोरियम कंटेन करता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, सो सही है। मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। इज इट पॉसिबल? मतलब कितना एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट दे दिया है कि हर जगह ही मिल रही है आपको मोनाजाइट, है ना। अब एक तो रेयर अर्थ है, दूसरा हर जगह मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो आपका 3 तो अगर आप गलत कर दो, आंसर वैसे ही आ गया। इंडिया में क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज ही क्या कर सकती हैं? प्रोसेस कर सकती हैं और एक्सपोर्ट कर सकती है मोनाजाइट। ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल है ना। नेक्स्ट इज, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। ये तो सबको पता ही होगा, आपका कौन सा होता है? समर सॉल्स्टाइस होता है। समर सॉल्स्टाइस कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 या 22 जून के आसपास आता है ना। तो इट मीन्स दैट सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये भी आ चुका है पीवाईक्यूज में, राइट। होकेरा आपका जम्मू एंड कश्मीर है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। रेणुका हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। रुद्र सागर भी, ये भी सही है, क्योंकि वेटलैंड, जब आप वेटलैंड्स पढ़ते हो ना, उसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और सास्थाम कोटा, सांस को थाम लो, करेला खाना है तो। सो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आ जाएगा ओनली 2 पेयर्स। चलिए, लेट्स मूव टू CSE 2023। CSE 2023 पेपर वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स, ठीक है। वो ऑप्शन क्वेश्चन से इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना ऑप्शन से बना दिया था, ठीक है। आप देखते हैं कैसे क्या था। अभी हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आंसर देखना है, बट हमें क्या करना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इसके हर एक पार्ट पे हम वर्क करेंगे, इसका क्या आंसर था क्या नहीं था, ठीक है। उसने बोला झेलम रिवर जो है वो पास करती है वुलर लेक से। ये आपको नॉर्मली पता होगा। कन्फ्यूजन थी इन दोनों में और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई ये। उसने बोला आप एक सही और एक गलत कर सकते थे। जैसे मैं थी, मेरे को लगा था ये सही है ये गलत है। क्यों गलत है? कि मैं मान सकती हूँ कि कृष्णा रिवर फीड करती होगी कोलेरू लेक को, ठीक है, क्योंकि कृष्णा भी नीचे है, कोलेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में है। बट जब उसने वर्ड डाल दिया डायरेक्टली, जब वो एक्स्ट्रा चीजें देता है, जब भी वो कुछ एक्स्ट्रा चीज पे एम्फोसाइज कर रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली। देखिए, मैं आपको एक टिप दूंगी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, जैसे जैसे आप सॉल्व करो वैसे वैसे इसको अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं बीच में, या कुछ कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं जो हम मिस आउट करते हैं, उस वजह से हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और 1-2 नंबर से पेपर रहता है, मेरा रहा है 1-2 क्वेश्चन से, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज इन सब चीजों पे वर्क करिए। ये डायरेक्टली है या क्या है, तो ये गलत हो गया। बट स्टिल आप आंसर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसने बोला मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बोलो क्या था, इसका बूढ़ी गंडक आंसर था, बूढ़ी गंडक है। सो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आंसर वॉज
ओनली वन। नेक्स्ट इज कामराजर पोर्ट। उसने बोला ये फर्स्ट मेजर, दिस वाज आल्सो वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसने बोला दैट कामराजर जो पोर्ट है वो पहला मेजर पोर्ट है इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, तो ये आपका सही है। दूसरा वो बोलता है दैट मुंद्रा पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, तो ये भी आपका सही है। मुंद्रा पोर्ट जो है मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट ओके। कामराजर कहाँ पे है आपका? ये चेन्नई में है, ठीक है। और इसको आप कमर्शियल पोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। कमर्शियल पोर्ट है जो अडानीज के अंडर आता है, अडानीज। विशाखापट्टनम आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। JL नेहरू करके है पोर्ट, और वो कहाँ पे है? नवी मुंबई। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है? इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका लैंडलॉक, नेचुरल और डीपेस्ट पोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या है अपने पास? सो आंसर इसका आ जाएगा ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट आपके पास है जैक फ्रूट, महुआ, टीक, ठीक है। अब जैक फ्रूट की बात करो, अब आपने इतना तो पढ़ा, महुआ और टीक मैंने आपको बताया था जब मैं आपको अपने वेजिटेशन में, मतलब अपने नोट से वेजिटेशन करा रही थी, मैंने कहा महुआ एंड टीक ठीक है डेसिडियस है, बट जैक फ्रूट क्या है? जैक फ्रूट आपको एवरग्रीन में मिलेगा। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ओनली 2 नॉट 1, 1 इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन उसने बोला दैट इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना, क्या हमारे पास ज्यादा एरेबल लैंड है चाइना से? जी नहीं यार, चाइना के पास बहुत ज्यादा टेरिटरी है भाई, हमसे भी बहुत ज्यादा टेरिटरी है, तो इसलिए चाइना के पास ज्यादा है, इंडिया के पास उतना नहीं है। दूसरा है द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरियाज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ये बिल्कुल सही है। देखिए चाइना दिमाग से काम करता है, ठीक है। वो चावल, ठीक है, हम क्या करते हैं? चावल पे ही सारा पानी डाल रहे इरिगेट कर रहे हैं, बट हमें इतना समझ में नहीं आ रहा कि हम राइस एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट राइस के साथ हम पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। इतना तो तुमने पानी डाल दिया उस राइस को बनाने के लिए, बट चाइना ऐसा नहीं करता है। सो हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया है वो अच्छा खासा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर, नो। देखिए चाइना में बहुत हाइब्रिड सीड्स यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज होती है, इस वजह से उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी जो वो पर हेक्टेयर करते हैं वो ज्यादा होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं? ज्यादा लैंड पे उगा देंगे तो हमारा ठीक है जा रहा है, बट वो कम लैंड से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। सो ओनली 1 इज द आंसर। Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level and giving rise to present extensive marshland? अच्छा, इसमें से कौन सा है जहां पे सी लेवल कम होता ही जा रहा है और उस वजह से क्या हो रहा है? मार्शलैंड बन गया। खुद बताओ इसमें से सूखापन कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आप देखोगे उसने क्या बोला है दैट इल्मेनाइट र्यूटाइल ये अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं कुछ कोस्टल ट्रैक्ट्स में। आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो आपने अगर एल्यूमिनियम कॉपर आयरन होता आपने सुना होता, ये अलग सा नहीं दिख रहा र्यूटाइल, ये तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? दैट वाज टाइटेनियम वाज द आंसर। नेक्स्ट ये वाला मैं क्वेश्चन बोल रही थी, जब ये वाला क्वेश्चन मैंने पेपर में पढ़ा था ना, तो मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय। पहला मेरे को कॉन्गो इसलिए लगा क्योंकि इतना ज़्यादा इलेबोरेट किया हुआ था, बट स्टिल आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। मैंने कहा चलो छोड़ो आगे चलो। जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्गो बेसिन देखा तो आई वॉज श्योर कि इसका आंसर कॉन्गो ही है। अभी मैंने क्या बता दिया? 2 क्वेश्चन बता दिया आपको कि एक का क्वेश्चन दूसरे में मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको पता होगा कि कॉन्गो बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो आपको पता होगा। सो इसमें क्या है? आंसर वॉज केमरून है इसमें, ठीक है। केमरून है, फिर उसके बाद आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिपब्लिक कॉन्गो है, राइट, और भी छोटी छोटी कंट्रीज इसमें आती हैं, ठीक है। सो आंसर आ गया ए पार्ट। अब आपको पता है 2024 का पेपर देखो उठा के सीएससी का, उसमें एक और क्वेश्चन आया तो उसके भी ऑप्शन में कॉन्गो है। इसका मतलब अगर 2023 में कॉन्गो इंपॉर्टेंट था तो 2024 में भी उसके दिमाग में कॉन्गो ही घूम रहा होगा, तो उसका आंसर भी कॉन्गो ही था, ठीक है। अगर मैं होती तो मैं वही लगाती, ऑल्दो आई स्किप 2024 सीएससी, ठीक है। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि अमरकंटक किसके कॉन्फ्लुएंस पे आता है? विंध्यास एंड सतपुड़ा। सह्याद्री क्या है? सह्याद्री आपके वेस्टर्न घाट्स हैं
वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है, कहाँ पे बोला जाता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है। उसने बोला है, चलो ये तो आपने गलत कर दिया, इस टाइप के ऑप्शन होना यार तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट आंसर पे आना, क्योंकि इसके लिए आपको हर एक पता होना चाहिए। उसने बोला बिलीगिरी रंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। देखिए जो बिली रंजन है, पहली बात वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट ही नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये आपका ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। बिली रंजन जो है वो आपका ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और आधा सेचलाम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट, सदर्न मोस्ट बोला है। देखिए सेचलाम हिल्स पता आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल सदर्न मोस्ट में है क्या, वो ईस्टर्न साइड आता है थोड़ा सा, तो साउथ ईस्ट में जाएगा, साउथ ईस्ट हो सकता है, बट बिल्कुल सदर्न मोस्ट में तो आपका तमिलनाडु होगा या केरला होगा, आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं। सो ये तीनों ही गलत थे, सोचो। अब दिस प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट कनेक्ट दिब्रूगढ़ एंड सूरत, तो वो दिब्रूगढ़ एंड सूरत को नहीं करता है। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोर इन मणिपुर चियांग में इन थाईलैंड वाई, ये भी गलत है आपका, ठीक है। एंड बांग्लादेश चाइना जो है वो यूपी को नहीं करता, ये कोलकाता को करता है। कनमिंग से स्टार्ट होता है चाइना में, बट ये नहीं होता, तो ये भी ऑल वर इनकरेक्ट। मैं आपको बता देती कौन सा क्या कनेक्ट होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू हैव ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए आपका गोल्डन कोऑर्डिनेटर, राइट, ये देखिए। तो ये जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है कनेक्ट कौन करता है, जो हमारा असम है उसको गुजरात से करता है। किसको करता है, असम को गुजरात में करता है। असम का भी क्या कौन सा रीजन, सिलचार, और गुजरात का पोरबंदर, ठीक है। दूसरा आता है ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल में यहाँ देखिए, तो इंडिया में यहाँ पे है मोरे तामू जगह का नाम है, म्यांमार का मैंडले है, ये वाला रीजन है। देन वो थाईलैंड से कनेक्ट करता है मेईसॉट के साथ, ठीक है। सो नहीं तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ट्राइलेटरल हाईवे है मोरे इन मणिपुर, चलो ये वाला तो ठीक था, बट उसने बोला चियांग में इन थाईलैंड, तो थाईलैंड का कौन सा है, मैंडले है, ये है, बट ये चियांग में नहीं है। सो आंसर ये भी गलत, ये भी गलत। और बांग्लादेश वाला आप देख ही सकते हो, तो कनमिंग से स्टार्ट होता है चाइना से, देन उसके बाद मैंडले आपका आता है म्यांमार में, देन उसके बाद सिलहट और ढाका आपका कहाँ पे है, बांग्लादेश में, और कोलकाता रीजन कौन सा है आपका, इंडिया का है, यूपी नहीं है। सो ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपके पास है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे रिजर्व्स हो सकते हैं, एक तो होते हैं कि जो रिजर्व हमें पता ही नहीं हमारे पास है कि नहीं, जैसे हमने लिथियम रिजर्व्स को क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवर किया था जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, हमें नहीं पता था थे वहाँ पे नहीं थे, बट डिस्कवर किया, राइट। अभी भी ऐसा हो सकता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ पे रिजर्व है, हमें नहीं पता। दूसरा चीज़ होता है कि हमें पता है यहाँ पे रिजर्व है, बट हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, या फिर उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, ये भी हो सकता है। उसने बोला है कि यूरेनियम डिपॉजिट है फिर भी हम कोल ही यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अगर सिंपली तुम्हें अगर जस्ट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए चाहिए तुम्हें यूरेनियम, तो क्या तुम 60% तक इनरिच करोगे उसको, जी नहीं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए तो आप 5% का भी चलेगा इनरिचमेंट, बट अगर आपको कोई बड़े काम के लिए चाहिए तो कईयों में 20% भी किया जाता है, जो हाई इनरिच यूरेनियम बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए लो इनरिच यूरेनियम भी चलता है। एक होता है उससे भी ज़्यादा, जो आपका 90% तक, मतलब बहुत ही ऐसे वेपन्स के लिए या न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए, ठीक है। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 इज नॉट करेक्ट, आंसर इज सी पार्ट। उसने बोला मार्सुपियल्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, जैसे आपके कंगारू वगैरह होते हैं, क्या इंडिया में नेचुरली मिलते हैं, जी नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। इसमें स्टेटमेंट वाले में ना फायदा ये होता है ना, अगर एक भी इनकरेक्ट मिल गया ना तो आंसर मिल गया, ठीक है। सो इनकरेक्ट है पहला, तो डी आंसर है। मार्सुपियल कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन, अच्छा 1 इज करेक्ट ना, उसने सही तो बोला है कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये सही है। 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो मार्सुपियल्स होते हैं ना वो हर एक आपके हर एक टाइप के क्लाइमेट आप बोल सकते हो या रीजन्स बोल सकते हो, वहाँ पे वो मिल जाते हैं, चाहे वो माउंटेन है, ग्रासलैंड्स हैं, क्या है, तो वो अपने आप का अडेप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको हर एक हैबिटेट में मिल जाएंगे ये। सो आंसर इज सी पार्ट।
नेक्स्ट इज द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ऑलरेडी पीवाईक्यूज में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो आपको थोड़ा रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हो जाता है इजी। देखिए फॉरेस्ट, जो आपकी फॉरेस्ट की जो भी मिट्टी होती है, ठीक है, एक तो बारिश हो के लीचिंग हुई होती है, दूसरा क्या होता है कि रिच नहीं होती है वो न्यूट्रिएंट से, ठीक है। अब ये तो गलत हो गया, 1 अगर इनकरेक्ट है तो डी आंसर आ गया। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल कॉज, ये भी आई डोंट थिंक सो, मैंने पता नहीं, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। जो भी पत्ते, और ये आया भी है, सॉरी उसमें आया है शायद, उसमें स्टेटमेंट में पूरा भी मैंने रेन फॉरेस्ट कराया था आपको, तो उसमें पूरा एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड था, पूरा का पूरा से पैराग्राफ टाइप था। तो उसमें बताया था कि जो उसके नीचे लीव्स होते हैं, कैनोपीज बनाते हैं, लीव्स होते हैं ना, लीव्स ना जल्दी से डीकम्पोज हो जाते हैं उसके, ठीक है। सो ये वहीं से है, सो आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। देखिए अगर आप समर्स देखोगे तो समर में अगर आप नॉर्थ में जाओगे ना, या कॉन्टिनेंट्स में जाओगे या ओशंस में देखोगे, तो आपको सेम टेम्परेचर में, कॉन्टिनेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ छोटी सी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक कोस्टल स्टेट है और एक आपकी नॉर्थ इंडियन स्टेट है कोई भी, ठीक है। तो आप देखोगे नॉर्थ इंडियन स्टेट में गर्मी है, तो आपका कोस्टल वाले में भी गर्मी चल, जैसे मुंबई पकड़ लो, मुंबई में भी गर्मी है और बीच में पंजाब में भी गर्मी है, गर्मियों में गर्मी है, उतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। बट अगर सर्दियों की बात करोगे, पंजाब में एक्सट्रीम सर्दी होगी, बट ओशन के पास जो मुंबई है उतनी ठंडी नहीं होगी, वहाँ पे तो वो गर्म है। मतलब उन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो विंटर्स में ज़्यादा होगा ना, समर में तो गर्मी है दोनों जगह, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर 1 ही इनकरेक्ट है तो फिर से डी आ गया आपका। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ अ लैंड सर्फेस। तो ये सही है, क्यों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि रूफ पे पानी क्यों फेंकते हो आप रूफ पे ठंडा करने के लिए, है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है भाप बन के उड़ने में, ताकि वो, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी गर्म भी बहुत लेट होता है और ठंडा भी बहुत लेट होता है। बट लैंड सर्फेस जल्दी से गर्म भी हो जाएगा, जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज इन अ सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर, ये तो ठीक है। इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो जाता है, सही है। बट एस वेव ऐसे प्रोपोगेट करता है, ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर करता है एस वेव, इसी वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, जब परपेंडिकुलर करता है, मूवमेंट परपेंडिकुलर होगा तो ही तो हमें शेकिंग फील होगा, तो सेकेंडरी वेव्स परपेंडिकुलर है। और सीडीएस के अभी पेपर मैंने देखा था 25 का, तो उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपका कि वो कैसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। सो इसका सी इज द आंसर। With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statement. None of them uses sea water. पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से coal-based thermal power plants हैं, ठीक है। एक आपका मुंद्रा भी है पावर प्लांट, जो पोर्ट है ना आपका, वैसे पावर प्लांट भी है आपका जो अडानी के अंडर ही आता है, और ये मुंद्रा ही है जो आपका सी वाटर यूज करता है, ठीक है। दूसरा, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर डिस्ट्रिक्ट, तो जो मुंद्रा है कहाँ पे है, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तीसरा है, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, यही जो मुंद्रा है वो भी प्राइवेटली ओन्ड है, अडानीज इसको कंट्रोल करते हैं। सो ये तीनों ही गलत थे, सोचो। बोलवाचिया मेथड था, दिस वाज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, वैसे ये कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हो तो प्लीज छोड़ दो इस टाइप के क्वेश्चन यार, देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन। अच्छा यार, ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है यार, इस बार तो बहुत दिए थे। उसने बोला दैट गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन करते हैं वो, ठीक है। देर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी, हाँ ये वाला गलत हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मर्क्यूरी, मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा कि प्रपोर्शन की, चलो ठीक है एटलीस्ट सेफ है, ऑल्दो नहीं होती है, बहुत टॉक्सिक होती है, बट ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, गलत मान सकते हैं। सो 2 आंसर।
With reference to green hydrogen, consider the following statement. It can be used directly as a fuel for internal combustion. क्या आप डायरेक्टली कर सकते हो? जी हाँ. It can be blended. तो आपने पीछे पढ़ा ही होगा कि वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, CNG के साथ इसको ब्लेंड कर ही रहे हैं. तो ये PYQ है आपका, तो ये सही हो जाता. और ये भी PYQ है कि बसेस वगैरह चल रही थी, हमने वो क्वेश्चन किया था ना बसेस वाला. सो 3 इज करेक्ट. अब वो बोल रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था यूक्रेन वाला, मैंने आपको बताया था ना कि CSE में आया तो CAPF में आ सकता है, तो CAPF में तो आ गया. अब उसके बाद कौन सा हो, CDS में, तो CDS में भी इससे रिलेटेड ही पूछ लिया, यूक्रेन का ही पूछा फिर से. तो इसमें से कौन कौन सी थी आपकी? आपका ये नहीं है, ये नहीं है, हंगरी है, रोमानिया है, ये भी गलत है. सो ओनली 2 आंसर था. विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमोस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन. आप देख रहे हो इंफ्रारेड वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स दोनों में से कोई एक आंसर है. अब मेरे को एक बात बताइए, क्या इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर्स? जी हाँ. देखिए इंफ्रारेड वेव्स बाहर की तरफ जा रही हैं तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स उनको अपने में क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो. अब एब्जॉर्ब कर लेंगे उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो लोअर एटमॉस्फेयर में ही रह जाएंगे. जब तुम उसको अपने में ही एब्जॉर्ब कर लो तो बाहर कैसे जाएगा वो, है ना. तो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर. ये तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी, आपको पता है कि पार्ट नहीं है उसका. सो वी आर डन विद CSE 2022 2023. नाउ वी आर लेफ्ट विद CSE 2024. चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CSE 2024 इज द एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. दिस इज नॉट करेक्ट. ये मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ. जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो शॉर्ट वेव होती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होती है टू द एटमोस्फेयर, बट वो जाने वाली जो है आपकी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं उनको कौन ट्रैप कर लेता है? वाटर वेपर ट्रैप कर लेते हैं, क्लाउड ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इधर ही रहती है. इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. सो दिस इज करेक्ट. ये मैंने आपको बताया. सो आंसर इज डी पार्ट. थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल. जी हाँ. क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है. टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट से क्या होता है ना, वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है एयर. इस वजह से इक्वेटर पे आपको ज़्यादा थिकनेस मिलेगी. एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट. सो दिस इज करेक्ट. सो इसका सही एक्सप्लेनेशन है. ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऐश, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये सब. सो ऑल 4 आर फाउंड एज अ बाय प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस दैट यू ऑल नो. Which of the following is or are correct? Inference or inferences from isothermal maps. आइसोथर्मल मैप्स क्या होते हैं, जिसमें आपको क्या करते हैं ना, सेम टेम्परेचर बताता है वो, ठीक है, वो लाइंस. अब वो बोलता है मंथ ऑफ जैन में कैसे होगा, मंथ ऑफ जैन में कैसे होगा. उसने बोला है कि आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशियन एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट. क्या ये सही है? देखिए अब ओशियन में क्या होगा, ओशन में आपका टेम्परेचर जैन के महीने में ज़्यादा ही होगा ओशन के पास, बट कॉन्टिनेंट के पास क्या हो जाएगा, जैन में ठंडी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैन में ठंडी है, तो इसका मतलब लैंड वाला या जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है या लैंड मास वाला पार्ट है वहाँ पे तो ठंडी होगी ना. अब जब ठंडी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिनेंट पे जो आपका टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है. बट जो ओशियन है वहाँ पे तो आपका वही टेम्परेचर रहेगा, उतनी ठंडी नहीं रहेगी, है ना, तो गर्म ही होगा, वार्मर होगा. तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, ओशियन की तरफ नॉर्थ में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो बढ़ गया ना, ओशियन में तो टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा जैन में, बट जैन में अगर आप लैंड मास देखोगे तो बहुत जल्दी कूल होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, इसलिए वो साउथ में चली जाएगी. सो दिस इज करेक्ट. अब उसने बोला प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड दिस. क्या गल्फ स्ट्रीम आपका कोल्ड ओशन करंट है? इट्स अ वार्म ओशन करंट. क्या करता है ये नॉर्थ अटलांटिक को कोल्ड करता है कि वार्म करता है? ये वार्म करता है. एंड आइसोथर्म इस वजह से क्या हो जाती है, नॉर्थ चली जाती है, मीन्स ऊपर की तरफ चली गई. आइसोथर्म्स को ऊपर जाना मतलब गर्म हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है. सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट. नाउ दिस वॉज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. 2 जो लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है वो कौन कौन सी है, कॉटे, डी आइवर एंड घाना.
नेक्स्ट इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। तो उसने बोला है कि वेस्ट से ईस्ट बताइए मुझे, ठीक है। तो वेस्ट साइड कौन सी आती है, आपने पढ़ा होगा कि गोमती घाघरा, गोमती मतलब जो भी है, घूम घूम के घाघरा उसने क्या कर दिया, गंदा कर दिया। सो गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आपको बताइए वहां पे। नाउ उसने बोला है दैट रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वीदरिंग ऑफ रॉक्स। ये तो सबको पता है कि रेनफॉल से वीदरिंग होती है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा वो बोलता है कि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है सोल्यूशन में। जी हाँ, जो आपकी CO2 होती है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, इस वजह से भी वीदरिंग होता है रॉक्स का। सो 1 इज करेक्ट एंड वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट इज नॉर्थ सी। नॉर्थ सी मैंने आपको करा दिया था। देखिए नॉर्थ सी के साथ कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री है। रशिया का तो कोई दूर तक लेना देना नहीं है ना, रशिया तो नहीं होगा आपका। फिर उसके बाद फिनलैंड भी नहीं है, जर्मनी, नॉर्वे है, ठीक है। सो इसका आंसर इज ओनली 2। आप यहाँ से देख सकते हो, कहाँ गया, हाँ। सो नॉर्थ सी देख रहे हो, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज लग रही है, ब्रिटेन लग रहा है यहाँ से, यूके आपका, डेनमार्क लग रहा है यहाँ से, नॉर्वे लग रहा है, याद रखिएगा स्वीडन नहीं लगता है, ठीक है। जर्मनी लग रहा है नीचे से, नीदरलैंड्स लग रहा है, बेल्जियम लग रहा है, फ्रांस लग रहा है, ठीक है। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। चलिए अब वाटर वेपर पे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी था। उसने बोला ये गैस होती है जो विद ऑल्टीट्यूड डिक्रीज करती जाती है। तो ये तो सबको पता ही है, जितना ऊपर आप जाओगे, ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर्स आपको कम ही मिलेंगे, है ना। ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे वाटर वेपर, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक्स पे मिलेगी ना। सो दिस इज करेक्ट। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। अब खुद बताओ, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। ये बोल रहा है मैक्सिमम होगी पोल्स पे, तो अगर वो डिक्रीज कर रही है विद ऑल्टीट्यूड, तो पोल्स पे कैसे इसका मैक्सिमम होगा। सो ओनली 1। ट्रॉपिक्स पे या इक्वेटोरियल पे आपको मिलेगा ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, मतलब एनुअल या डेली रेंज देखोगे टेम्परेचर कम ही रहता है यहाँ पे, उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन होती रहती है यहाँ पे, और प्रेसिपिटेशन कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से 250। देखिए इक्वेटोरियल तो नहीं होने वाला, चाइना में ठंडी है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब उसने बोला है कि प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, क्यों, क्योंकि मरीन है, जहाँ पे भी मरीन होगा वहाँ पे बारिश होती रहती है। दूसरा क्या है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज ही नहीं करता है ना, टेम्परेचर कम ही रहता है, तो होगा वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। सो आंसर आ गया आपका डी पार्ट। अब वो बोल रहा है, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रिवर नहीं, इसमें आपको रीजन भी देखना था। देखिए धुआंधार जो फॉल्स है वो नर्मदा रिवर्स से तो फॉर्मेशन होता है, बट मालवा रीजन नहीं है, ये आपका अमरकंटक रीजन बोल लीजिए, अमरकंटक रीजन बोल लीजिए। या फिर आपका क्या है, ये वाला कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट आपकी MP की, वहाँ पे मिलता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। हुंद्रू जो फॉल है वो स्वर्णरेखा पे ही है और छोटा नागपुर प्लाट्यू पे, ये सही है आपका। जो गरसोपा फॉल है ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। ये कौन सी रिवर पे है, ये श्रावती रिवर पे है, श्रावती। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा, वेस्टर्न घाट्स पे ही आता है ये। सो आंसर आ जाएगा ओनली 1। ये भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ कि फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाले माउंटेन्स हैं, ये पहली बात तो आपके यूरोप में मिलते हैं, सेंट्रल एशिया में है ही नहीं। दूसरा ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, फोल्ड है ही नहीं है ये, जर्मनी वगैरह, यूरोप का कौन सा पार्ट, जर्मनी वाला, तो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। दूसरा एल्प्स आपको यूरोप में मिलते हैं, और क्या ब्लॉक है, एल्प्स मैंने आपको क्या बताया था, कौन से हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। दूसरा है नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियंस हैं, जी हाँ फोल्ड माउंटेन्स हैं, बिल्कुल सही है। साउथ अमेरिका में एंडीज हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये भी सही है। सो इसमें ओनली 2। आप यहाँ से देख सकते हो जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस हैं ये सारी मैंने कवर की हैं, ठीक है। ये देखिए माउंटेन रेंजेस, एप्लेशियन है, एंडीज है, एल्प्स है, एटलस है, ठीक है। चलिए अब कोरियोलिसिस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। हाँ, जैसे जैसे विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगा, तो ये तो सही है। इट इज़ मैक्सिमम एट पोल। आप जब भी आप ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स पढ़ते हो आपको पता है कि इक्वेटर पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स नहीं होती। ये तो आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो उससे ये हो जाता। सो दिस इज नॉट करेक्ट, आंसर इज दिस।
नाउ ऑन June 21 एवरी ईयर, आपको पता है क्या होता है, समर सोल्स्टाइस होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इसमें से कौन सा लैटिट्यूड है जहाँ पे सनलाइट जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा मिलेगी? अब मेरे को खुद बताओ, जून में आपका सन कहाँ पे रहेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगा। अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो केप्रिकॉन पे तो नहीं आने वाला और इक्वेटर पे भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में नॉर्मली 12 घंटे का दिन ही रहता है, तो ज़्यादा नहीं होता उससे, ठीक है। सो आपका इक्वेटर भी नहीं आएगा, तो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 पे आपको क्या मिलता है, डिग्री नॉर्थ पे मिलता है। और आर्कटिक सर्कल को भी आपको ऊपर जाता है ना, सन ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो आर्कटिक सर्कल में भी आपको क्या मिलेगी, 12 घंटे से ज़्यादा सनशाइन मिलेगी। सो आंसर इज योर 2 and 4। ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रही थी, जो कॉन्गो बेसिन वाला बोल रही थी ना मैं आपको अभी, तो ये है। अगर आपको ये नहीं पता होता क्वेश्चन, बट आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होते, आपको पता होता कि यूपीएससी के लिए भी कॉन्गो बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है 1-2 साल से, तो इसलिए अगर आपको गैस लेना होता तो आप इसी पे लेते, कॉन्गो बेसिन पे, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ CSC of your subject geography and environment. This is it from my side. प्लस हम कल क्या करूँगी, मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें CDS का फुल एनालिसिस होगा, रिसेंट जो 2025 में हुआ है अभी, ठीक है, कि CDS के लिए आगे बच्चों के लिए क्या चीज़ें हैं जो टेक अवेज हैं, प्लस जो अपकमिंग CSC या CAPF है उसके लिए क्या टेक अवेज लेने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फॉर CSC, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।